welcome to my channel. I am Simran Sahani. To all the class 12 history students, welcome to my channel and welcome to the important question revision series. तो अभी हम चैप्टर 11 रिबेल एंड राज के सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं फॉर आवर बोर्ड एग्जाम. ऐसे ही अगर आपको बाकी चैप्टर्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन चेक करना है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है जाके जहाँ से आप अपना सारा का सारा रिविजन कर सकते हैं. एंड अगर आपको नोट्स चाहिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करा है जहाँ से आपको एक्सेस कर सकते हैं. तो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ 1857 रिवोल्ट. तो आप पहले इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट लिखना. द कॉजेज ऑफ द 1857 रिवोल्ट आर फॉलोइंग. और हम यहाँ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस एंड सभी तरीके के कॉजेज जो हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे. सबसे पहला आया पॉलिटिकल कॉज. ये क्या था? द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉर्ड डेरोजी वॉज रिसेंटेड. ठीक है. स्टेट्स ऑफ झांसी की रानी, नाना साहिब वर टेकन ओवर इन द एब्सेंस ऑफ नेचुरल एयर्स. ठीक है. तो ये था पॉलिटिकल कॉज. अब देखते हैं इकोनॉमिक कॉज. ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही थी, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री हो रही थी, बहुत सारे ब्रिटिश गुड्स आ रहे थे और अग्रेनियन सिस्टम बहुत ऑप्रेसिव था, ऑप्रेस कर रहे थे. ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते, डोमिनेट कर रहे थे हमारे एग्रीकल्चर को. और जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम तो बहुत ही ज़्यादा जो पीजेंट्स थे उनको लिए प्रॉब्लमेटिक था. सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ की अगर बात करें तो स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, मैल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स इंडियन, प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, कन्वर्जन ऑफ इंडियंस, इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस एंड सोशल लाइफ ऑफ इंडियंस. हमारी रिलीजियस एंड सोशल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे थे. ये हो गए कुछ सोशल रीजन्स. मिलिट्री क्रॉस की बात करें तो जो ग्रीस कार्टेरेजेस थी एंड अनरेस्ट अमंग द इंडियन सोल्जर्स. ठीक है. तो ये कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से 1857 का रिवोल्ट जो था वो स्टार्ट हुआ. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है तो हमने ये डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट, व्हाट डिड द रिबेल वांट? टू व्हाट एक्सटेंट डिड द विजन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप डिफर? ठीक है. तो द रिबेल वांटेड टू रूट आउट ब्रिटिश अथॉरिटी फ्रॉम इंडिया टू रिस्टोर द प्री ब्रिटिश रूल. उन्हें ओवरथ्रो करना था ब्रिटिश अथॉरिटी को. इंटरेस्ट ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज हर्ट. इट लेड टू द जनरल रिसेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश among them. ठीक है. The rulers and jagirdars wanted to reoccupy their kingdoms and their jagirs. ठीक है. Indian merchants wanted concessions in trade. They did not like interference in their accounts and transactions. और peasants की अगर बात करें तो peasants wanted liberal land revenue with liberal means of realization. They also wanted to abolish exploitation by the Zahukars and the Zamindars. The government servants wanted good respect, salary, power and dignity. Indian artisans and craftsmen wanted vocational conditions. Pandit, fakirs and other learned persons wanted to protect Indian culture and religion. तो ये different groups के vision थे and ये था rebellions की demands. Okay, ये भी important question है. Next question पे move करते हैं. Next question. Why is the mutiny of 1857 called a struggle for independence? तो people from all section came together to fight against British rule, इसलिए इसको struggle for independence भी बोला जाता है. What was the doctrine of lapse theory? तो it was the policy of Dalhousie, the then Governor General. This doctrine was based on the idea that in case a ruler dependent state died childless, the right of ruling over the state lapsed to the sovereign. What was the situation of the peasants and zamindars in the countryside? So in the countryside, peasants and the zamindar resented the high tax. What high tax? The rigid methods of revenue collection. Many failed to pay back their loans to the money lenders and gradually lost the land had tilled for generations. ठीक है. तो उनका लैंड उनके पास से छिन जाता था जो इतने जनरेशन से उनके पास रहा करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेंशन द रीजंस बिहाइंड द डिसकंटेंट ऑफ इंडियन सिपॉयज एम्प्लॉयड इन द कंपनी. तो द रीजन बिहाइंड डिसकंटेंट ऑफ इंडियन सिपॉयज एम्प्लॉयड इन द कंपनी वर दे वर अनहैप्पी अबाउट द पे एंड अलाउंसेस, द कंडीशन ऑफ द सर्विसेज वर नॉट गुड एंड द रिलीजियस बिलीव्स वर आल्सो हर्ट. ठीक है. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द ऊध स्टेट. द ऊध स्टेट कॉल्ड अवध स्टेट बाय ब्रिटिश was a princely state in the Awadh region of North India. A few important facts about Oudh state are following. So the first capital of Awadh was Ayodhya, later Faizabad. Awadh became one of the province where governors upon the decline of Mughal Empire began consolidating their power. The governors of Awadh began to exert greater autonomy until Awadh evolved into an independent state and controlled the fertile lands of the central and the lower Doab region. The British East India Company checked its power following the Battle of Buxar in 1764. In its aftermath, Awadh came under the nominal control of the British colonial power. ठीक है. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस. व्हाट इम्पैक्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट? द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री. इट वाज मोर अ प्रोडक्ट ऑफ sepoys but accumulated grievances of the people against companies, administration and of their dislike for the foreign regime.
द कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल जो है पास कर दिया गया था ब्रिटिश क्राउन को बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, विच रिजल्टेड इन द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड द बिगनिंग ऑफ अ न्यू रूल विच मीन्स एंड ऑफ मुगल रूल एज वेल एज पेशवा रूल। तो ये था इम्पैक्ट, ठीक है। Next question. Explain the act abolished all laws affecting the rights of person converting to another religion or caste. So the Religious Disabilities Act of 1850 was a law passed in British India under East India Company rule that abolished all laws affecting the rights of person converting to another religion or caste. The new act allowed Indians who converted from one religion to other religion equal rights under no law, especially in the case of inheritance. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट स्टेप्स डिड ब्रिटिश टुक टू क्वेल द अपराइजिंग, अपराइजिंग को जो है डोमिनेट करने के लिए, उसे स्टॉप करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या करा, मार्शल लॉ लगा दिया, ऑल इंग्लिशमैन वर एम्पावर्ड टू पनिश इंडियंस, द कॉमन प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ट्रायल वाज ब्रॉट टू एन एंड, ब्रिटिश आर्मी असिस्टेड मेनी साइड्स, many native states assisted against rebellion, rebels were cruelly punished. Now let's see some long questions. How discontent among the sepoys was a major factor in the outbreak of revolt of 1857. So in the 1820s, white officers were friendly with the sepoys and maintained a good relationship. But after 1840s, this began to change. The officer developed a sense of superiority. Officer थोड़े superiority की तरह deal करने लग गए and started treating sepoys as their racial inferiors. और sepoys को बहुत inferior treat करने लगे. Abuse and physical violence became common and thus the distance between officers and sepoys grew. Trust was replaced by suspicion. The episode of the grease cartridges were classic example of this. At the same time, there was a close link existed between sepoys and the rural world. The large majority of sepoys of the Bengal army were recruited from the villages of Awadh and eastern UP. Many of them were Brahmins from the upper caste, and Awadh called the nursery of the Bengal army. So in turn, the fear of sepoys about the new cartridge, grievances about leave, increasing misbehavior and racial abuse on the part of white officer were communicated back to their villages. Revolt particularly widespread in Awadh. What prompted peasant talukdars and zamindar to join the revolt? So all people of the Awadh did not like exploitative system of Britishers. Wajid Ali Shah was a popular ruler and he had many sons, but British dethroned him. All people of the Awadh wanted to restore the rule of Nawab. Begum Hazrat Mahal was the leader of the rebels. Many great rebel leaders were also working in Awadh and all people were dissatisfied. Talukdar troops were disbanded and forts were destroyed. The Talukdars of Awadh were banned by the settlement of land. Zamindars were snatched by the Britishers. The Zamindar did not like the activities of Britishers. तो ज़मींदार हो, तालुकदार हो, किसी को भी ब्रिटिशर्स की एक्टिविटीज़ पसंद नहीं आ रही थी. इसकी बात करें, उन्हें भी जो है 50% लैंड रेवेन्यू को पे करना बहुत मुश्किल लग रहा था और उसके लिए उन्हें अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी सेल करना पड़ रहा था. तो दीज वर द रीजन जिसकी वजह से पीजेंट्स ने भी, तालुकदार ने भी, जमींदार ने भी ज्वाइन करा रिवोल्ट को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस. व्हाट डू विजुअल रिप्रेजेंटेशन टेल अस अबाउट द 1857 रिवोल्ट? जो इनकी पेंटिंग्स है ना, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, वो क्या दिखाती हैं? तो ब्रिटिश आर्टिस्ट प्रेजेंटेड द ब्रिटिशर्स एज हीरोज. तो ये ब्रिटिश आर्टिस्ट क्या करते थे? ब्रिटिशर्स को पेंटिंग में हीरोज की तरह दिखाते थे. एज द सेवियर ऑफ द रिलीव्स of Lucknow painted by the Thomas Jones Barker is remarkable in this regard. जैसे कि वो पिक्चर हमने पढ़ी थी उसी के बारे में बात हो रही है. Cullen Campbell and Jones Outram captured Lucknow, defeating the rebels. Recapturing Lucknow has been described by the British as a symbol of survival, heroic resistance, ultimate triumph of British power. In Memoriam was famous painting of Joseph Noel. दूसरी painting In Memoriam, he expressed helplessness of English ladies and children in that picture. मिस व्हीलर हैड बीन डिपिक्टेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफेंडिंग हीरोइक लेडी. ये तो ब्रिटिशर्स की थी. अब अगर हम इंडियन पेंटिंग्स की बात करें तो हीरोइक इमेज ऑफ रानी लक्ष्मीबाई इंस्पायर्ड इंडियंस फॉर स्ट्रगल. तो हीरोइक इमेज ऑफ लक्ष्मीबाई इंडियंस को इंस्पायर करती थी जो है स्ट्रगल करने के लिए. क्रूअल इमेजेस ऑफ ब्रिटिशर्स वर द सिंबल ऑफ रिवेंज. तो क्रूअल इमेजेस ऑफ ब्रिटिशर्स क्या थी? सिंबल ऑफ रिवेंज. ब्रूटल इमेजेस ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर द सिंबल्स ऑफ स्ट्रेंजनेस अगेंस्ट ब्रिटिश. परसुएडेड नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म इन इंडियंस. एंड इंडियन आर्टिस्ट जो थे वो पेंटिंग्स के थ्रू इंडियंस के मन में नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म की फीलिंग्स को इंक्रीज करते थे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. एविडेंस दैट इंडिकेट्स प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑन द पार्ट ऑफ द रिबेल. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप बताओ वो इंस्टेंस जो हमें शो करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन थी अमंग द रिबेल्स. तो एविडेंस क्या क्या है? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ एवरी कैंटोनमेंट फॉलोड अ सिमिलर पैटर्न. द रिपेज वुड कैप्चर द बेल ऑफ आर्म्स and plunder treasury, government building, jails, court, post office, etc. was also destroyed and plundered. Common people also joined the sepoys.
Peasants also attacked the moneylenders and rich people. Evidence exists that there was no communication between the sepoy lines and various cantonments. Repay lines together in the sepoy lines and shared a common lifestyle and mostly came from the same caste. Evidence है जो हमें show करते हैं that there was planning and coordination on the part of the rebels. Okay guys, so with this we have completed some most important long and short question of this chapter also. अब हम मिलेंगे next video में जहाँ हम next chapter के most important long and short questions को cover करेंगे. And one more important question is there जो I want कि आप अच्छे से पढ़ें, that is based on the rumors and prophecies. कितने बच्चों ने वो question अच्छे से कर लिया है तो मुझे बता दीजिए, वरना मैं next video में वो question भी आपको definitely करवा दूंगी. ठीक है, जो हमारी most important की one short video हम create करेंगे on the rumors and prophecies. Okay, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक.